हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोहिनी वालिया और अभी हम स्टडी कर रहे हैं हमारे यूजीसी नेट 2026 के लिए हमारे पेपर 1 को। स्टूडेंट, पेपर 1 के लिए आज हम अपने कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। अभी हम स्टडी कर रहे हैं हमारा जनवरी 2026 में जो हमारा क्वेश्चन पेपर पब्लिश हो चुका है उसका हम एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ उसके सॉल्यूशन को यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस क्लास में जो हमारी लास्ट क्लास में थी उसमें हमने हमारे डीआई को स्टडी किया था। डीआई पर बेस्ड हमने अपने 5 क्वेश्चंस को विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यानी कि उसके कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ हमें उनकी सॉल्यूशन कैसे करना है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, मैंने आपको सब कुछ इन डिटेल समझाया था। आपको अपनी कैसे एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए अपनी स्पीड मेंटेन करनी है वो मैंने आपको सब कुछ वहां पर एक्सप्लेन किया था। स्टूडेंट, उसके साथ साथ हमने हमारे 10 प्रीवियस क्वेश्चन को वहां पर स्टडी कर चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे टेस्ट में हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें हमारे 50 क्वेश्चंस का सेट होता है। 10 क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और आज की क्लास में जो कि हमारा पार्ट 2 है उसमें हम उसके नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए अगर आप हमारी कॉमन पेपर की अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको हमारी प्रीवियस वीडियो को आपको मिल जाएगी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखिए, क्योंकि स्टूडेंट वो आपके एग्जाम में बहुत ही बड़ा फाउंडेशन के रूप में आपके लिए काम करने वाली है। क्योंकि स्टूडेंट्स हमने वहां पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स में बताई, आपकी कैलकुलेशन ट्रिक्स में मैंने आपको बताई है, साथ साथ आपको वहां पर यूजीसी नेट बेस्ड आपको अपनी शॉर्ट ट्रिक्स कैसे अप्लाई करनी है और आप लोग को अपना एलिमिनेशन ट्रिक कैसे अप्लाई करना है, मैंने वो आपको वहां पर सब कुछ एक एक्सप्लेनेशन फॉर्म में आपको बताया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने वो ट्रिक अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज हमारे चैनल पर जाइए और जल्दी से जाकर वो वाली वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ट्रस्ट मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का सेशन विद आवर 11th क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट 10 क्वेश्चंस तो हम अपनी प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज के 11 to 30th क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन का सेट हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं और रिमेनिंग जो 20 क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास यानी कि जो हमारी पार्ट 3 होगा उसमें हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, that is arrange the following in the ascending order or of adoption in terms of diffusion of innovation among the masses। स्टूडेंट, यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर आपका डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आपका देख रहे हैं कि किस इनोवेशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डिफ्यूजन देखना है कि किस अकॉर्डिंग आ रहा है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला है ओपिनियन फॉलोवर्स, ओपिनियन लीडर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, चेंज एजेंट्स एंड लिगार्ड्स। तो इनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये हमारे इनोवेशन के अकॉर्डिंग इनके मतलब क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देख रहे हैं हमारे ओपिनियन फॉलोवर्स को, तो ओपिनियन फॉलोवर्स कौन होते हैं, जो बाद में एक्सेप्ट करते हैं, सबसे लास्ट में जो आपके एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाद में एक्सेप्ट करने वाले। ठीक है, ये कौन हो गए, ये हो गए हमारे ओपिनियन फॉलोवर्स। उसके बाद आते हैं आपके ओपिनियन लीडर्स। ओपिनियन लीडर्स कौन से होंगे, जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर समथिंग एल्स। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे दूसरों को इन्फ्लुएंस करने वाले। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके अर्ली अडॉप्टर्स। अर्ली अडॉप्टर्स स्टूडेंट्स कौन से हो जाते हैं, जो जल्दी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है, ये कौन हो गए, जो जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, जल्दी एक्सेप्ट करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके चेंज एजेंट्स। चेंज एजेंट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जो नया आइडिया आपका इनोवेट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यानी कि न्यू आइडिया इंट्रोड्यूस करने वाले। न्यू आइडिया इंट्रोड्यूस करने वाले। और लास्ट आपके कौन से होते हैं, लिगार्ड्स। लिगार्ड्स होते हैं जो सबसे लास्ट में एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि बिल्कुल एंड में जो एक्सेप्ट करने वाले हैं।
ठीक है, ये कौन हो गए सबसे लास्ट में एक्सेप्ट करने वाले। तो स्टूडेंट्स अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इनकी एक सीक्वेंस सेट करनी है। तो सीक्वेंस की अगर हम अकॉर्डिंग बात करें, यहाँ पर हमें इनोवेशन के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, जो हमारे सबसे पहले आ रहे हैं, यानी जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले हैं उससे लेकर हमें लास्ट में एक्सेप्ट करने वाले व्यक्तियों तक लगाना है। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करने वाले वो होते हैं, कौन होते हैं, चेंज एजेंट्स होते हैं। यानी कि आपका सबसे पहले क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्या हो जाएंगे, आपके चेंज एजेंट्स हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगी, यानी कि आपका न्यू आइडिया इंट्रोड्यूस हो चुका है। उसके बाद कौन होगा, इंट्रोड्यूस हो गया है, अब उसको एक्सेप्ट कौन कर रहा है, जल्दी से, यानी कि जल्दी एक्सेप्ट करने वाले कौन हो गए, अर्ली अडॉप्टर्स, यानी कि ऑप्शन सी हो गया। उसके बाद कौन होगा, न्यूट्रल वाला, क्योंकि हम नेगेटिव होने वाला है तो यानी कि क्या होगा, हमारा बीच में आने वाला है, यानी कि दूसरों को यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। ठीक है, अब इन लोगों ने अपने आप को कर लिया एक्सेप्ट, अब ये दूसरों को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कौन हो गए, आपके ओपिनियन लीडर्स हो गए। ओपिनियन लीडर्स के बाद क्या है, अब जो लास्ट में आपके यानी कि बाद में एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ चलो ठीक है उसने कर लिया तो अब मैं भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ये वाले वो हो गए, यानी कि ओपिनियन फॉलोवर्स जो हो गए, यानी कि जो दूसरों के ओपिनियन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये वो हो गए। और सबसे लास्ट में कौन हो गए, आपके लेगार्ड्स, जो सबसे एंड में सबके अति कंप्लीट होने के बाद जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो हो गए आपके लेगार्ड्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो गया है बिल्कुल सही, दैट इज DCBAE। आई होप ये जो आपका एक्सप्लेनेशन था आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करते चलिए, वहीं पर अपने जो भी डाउट होते हैं उसको हमारे साथ शेयर करते चलिए, जिससे कि आपके सारे डाउट्स को हम अगले वीडियो में आपके साथ शेयर कर सके, आपके क्लियर कर सके आपके सभी डाउट्स को। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है स्टूडेंट, द थ्योरी दैट आर्ग्यूज दैट मीडिया कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस in deciding the small number of public problems or issues that people will think about at any given point in time। अब स्टूडेंट जो आपकी थियोरी होती है, यानी कि यहाँ पर हम बात की जा रही है मीडिया की, मीडिया किस चीज पर आकर फोकस कर रही है और डिसाइड कर रही है कि जो हमारी पब्लिक प्रॉब्लम है और या फिर जो कोई इशू है उस पर कैसे हमें लोगों का अट्रैक्शन करना है, यानी कि हमें किस प्रॉब्लम को, किस इशू को हमें बड़ा बनाना है। ठीक है, ये स्टूडेंट होता है सारा खेल किसका, TRP का। मीडिया क्या करती है, मीडिया फोकस करती है ऐसे मसालेदार खबर पर जो कि लोगों को ज्यादा पसंद आती है और उसको वो ऐसे पेश करती है कि हर व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, उसको इस चीज से फर्क पड़ता है कि हमें किस चीज को, हमें किस एक इशू को ऐसे प्रेजेंट करना है कि पब्लिक उसको देखे और उस पर इंटरेस्ट ले और उस टॉपिक को वो एक बहुत बड़ा एजेंडा क्रिएट कर दे। तो यहाँ पर वो किस चीज पर फोकस करती है, एजेंडा सेटिंग थ्योरी पर। मीडिया किस चीज पर फोकस कर रही है, इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए एजेंडा सेटिंग थ्योरी पर। नॉलेज गैप, नॉलेज से तो उसे मतलब ही नहीं होता। ठीक है, लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी पर नहीं, लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी पर भी वो नहीं ध्यान देती है। क्यों, क्योंकि उसको तो अपनी TRP से मतलब होती है। मीडिया हमेशा ये सोचती है कि मेरा ज्यादा से ज्यादा मेरी खबर कहां पर बिकेगी। ठीक है, वो उस चीज पर फोकस करते हैं, तो लिमिटेड इफेक्ट पर तो वो फोकस ही नहीं करती है। पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी पर नहीं, पर्सनल पर नहीं, वो पब्लिक पर फोकस करती है। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है उससे कोई मतलब नहीं होता है, वो ये देखकर चलते हैं कि आपकी जो पब्लिक है एज अ होल वो किस टॉपिक पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट क्रिएट करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ देयर कवरेज। अब स्टूडेंट्स ये क्या है, पैन, मैन, बैंग एंड लैंड, ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होते हैं हमारे नेटवर्क, यानी कि हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी या फिर हमारे क्या तो कनेक्टिविटी के सोर्सेज। हमारा मतलब कौन सा कवरेज एरिया कितने हद तक जा रहा है उसके ऊपर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पैन। पैन हमारा क्या हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर ले ब्लूटूथ, ठीक है, ब्लूटूथ बोलते हैं या फिर हम यहां पर बोलते हैं हॉटस्पॉट। हर किसी के आज के टाइम में मतलब हमारी जो जनरेशन है उनके लिए हॉटस्पॉट। ठीक है,
तो क्योंकि हॉटस्पॉट क्या होता है, एक हम शॉर्टेस्ट नियर बाय के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा पैन हो गया, जो हमारा लोकल एरिया के लिए हम इसको अप्लाई कर पा रहे हैं। नेक्स्ट होता है मैन। मैन हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है, लाइक अ सिटी कवरेज। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया आपका हो गया लाइक अ सिटी कवरेज। उसके बाद आता है वैन। ठीक है, वैन आपका क्या हो जाएगा, आपका वैन हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। इसके लिए हम दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। लाइक वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि जो होल ऑफ द वर्ल्ड काम कर रहा है। ठीक है, लाइक आपका इंटरनेट, ये क्या हो गया, इंटरनेट। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लैन। लैन आपका क्या हो गया, लैन आपका काम करेगा लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे हम यहां पर बोल सकते हैं स्कूल में, या फिर हम इसको यहां पर बोल सकते हैं वाईफाई। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा वाईफाई हो गया। ये क्या है हमारे, ये हमारे हो गए कवरेज एरिया के अकॉर्डिंग हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी या फिर कोई भी कनेक्टिविटी को। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे इसको हमें क्या करना है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें यहाँ पर लगाना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर की हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले सबसे छोटा क्या हो गया यहाँ पर, ए। ठीक है, ए क्या हो गया, क्योंकि वो सबसे छोटा हो गया। उसके बाद हमारा क्या होगा, पर्सनल के बाद हमारे यहाँ पर आएगा लोकल यानी कि डी। लोकल के बाद क्या आएगा, सिटी यानी कि मेट्रोपॉलिटन, और सबसे लास्ट में क्या होगा, वाइड यानी कि आपका वाइड एरिया नेटवर्क दैट इज इंटरनेट। तो यहां पर हमारी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, ए डी बी सी, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा, आपको हमारी एक्सप्लेनेशन क्लियर हो रही होगी। अगर कोई भी डाउट लगता है स्टूडेंट्स, मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ, कमेंट करते चलिए अपने सभी डाउट्स को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर स्टूडेंट बात की जा रही है आपके डिपार्टमेंट ऑफ आश्रम की विद देयर सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट्स हैं आश्रम के, तो इनको आपको उनके रिलेटेड सब्जेक्ट से कनेक्ट करना होगा। ये जो व्यक्ति हैं, इनकी जो रिसर्च है वो किस सब्जेक्ट पर वो स्टडी कर रहे हैं उनके बिहाफ पर है। तो सबसे पहले है आपकी विष्णु सथाना। विष्णु सथाना की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स वो स्टडी कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी पर। किस चीज पर वो स्टडी कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी पर। विकास सथाना की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो विकास सथाना हमारे ट्रैवलर और ट्रांसपोर्टेशन को स्टडी करते हैं। गर्ग सथाना की बात करें तो वो पॉलिटिक्स को स्टडी कर रहे हैं, और साथ साथ महेंद्र सथाना आपके मिलिट्री एजुकेशन से रिलेटेड है। आई होप आपको ये वाली चीज क्लियर हुई होगी स्टूडेंट। ये कंप्लीटली आपका लर्निंग प्रोसेस है, इसमें कुछ भी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, सॉरी टू से, क्योंकि स्टूडेंट कुछ चीजें आपकी ऐसी आती है जो आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होती है, बल्कि आपकी लर्निंग बेस्ड होती है, जो आपको लर्न करनी होती है। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपके पास 4 कॉन्सेप्ट आए जो मैंने आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। अब इन चारों कॉन्सेप्ट में से, अब चारों टॉपिक्स में से अगर आपके पास एग्जाम में एक भी आ जाता है तो वहां पर आप अपनी एलिमिनेशन ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे विष्णु सथाना जो है वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। अब अगर आपके पास एग्जाम में यहाँ पर विकास सथाना, विष्णु सथाना आ जाते हैं और आपको पता है कि वो एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन ट्रिक लगाएंगे, ए का 2, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगर आप विकास सथाना को पता है, विकास सथाना का आपको पता है कि ट्रैवलर एंड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, यानी कि बी का आपका 4th है, तो बी का फोर्थ ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया। तो ये क्या है, ये है स्टूडेंट्स आपकी एलिमिनेशन ट्रिक, जहां पर आप ये देखते हैं कि आपको अगर एक क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक चीज का अगर आंसर आपको पता है तो उसके बिहाफ पे आप एलिमिनेशन ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, और एलिमिनेशन ट्रिक अप्लाई करके आप अपने क्वेश्चन का सही आंसर चूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये ट्रिक भी समझ में आई होगी। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या कहता है, द इशू रिलेटेड टू ट्रेडिशनल नॉलेज सोसाइटीज एंड देयर लाइवलीहुड इज एड्रेस्ड इन द नेशनल मिशन 4। स्टूडेंट यहाँ पर बात की जा रही है ट्रेडिशनल नॉलेज की, सोसाइटीज की एंड देयर लाइवलीहुड की। स्टूडेंट यहाँ पर बात की जा रही है आपके
ट्रेडिशनल नॉलेज की। ट्रेडिशनली क्या हो गया स्टूडेंट, ट्रेडिशनल वो वाली सारी चीजें हो गई जैसे खेती बाड़ी को बात की जा रही है या फिर कोई भी आपकी लाइवलीहुड यानी कि आपके जीवन यापन को चलाने के लिए अगर आप कोई भी ट्रेडिशनल मेथड से अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब क्या, एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, आप अपनी एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहते हैं, नहीं, इसका बेसिक मेथड ये तो नहीं होगा। सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम, बिल्कुल। ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब क्या, अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपना नहीं रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आप मशीनों को नहीं अपनाना चाहते हैं। मशीनों यानी कि आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को ना यूज करके आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को आप इसलिए यूज नहीं करना चाहते जिससे कि आपका जो हिमालय है उसका इकोसिस्टम बैलेंस्ड रहे, वो सस्टेन रहे फॉर द लॉन्ग पीरियड, वो किसी भी तरीके से इफेक्ट ना हो, उसकी जो एनर्जी है उसका जो एक नेचुरल प्रोसेस है वो हमारा अफेक्ट ना हो, उसी के लिए तो हम ये सब कुछ करना चाहते हैं, है ना। इसलिए तो कहते हैं कि पॉलिथीन बैन कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स को यूज मत कीजिए, पेट्रोल को बचाइए, ये सब क्या है, ये है हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए। हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते रहना है, हमें हमारी क्या करना है, हमें हमारी इकोसिस्टम जो हमारा चल रहा है, ज्यादा ज्यादा ट्रीज को प्लांट कीजिए, वाटर को पोल्यूट नहीं कीजिए, एयर पोल्यूशन का ध्यान रखिए, ज्यादा व्हीकल्स में आपको अपना क्या करना है, हाथों टाइम बाय टाइम आपको अपना पोल्यूशन करवाते रहना चाहिए, व्हीकल्स से ज्यादा धुआं नहीं निकलना चाहिए, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप अपने हिमालय इकोसिस्टम को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करना चाहते हैं। सस्टेनेबल हैबिटेट नहीं, ये वाली चीज नहीं है। ग्रीन इंडिया, ग्रीन इंडिया स्टूडेंट ये आपका लोगो तो है लेकिन इसके लिए आप इसको एड्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस अगर आप करना चाहेंगे तो वो क्या होगा, सस्टेनिंग द नेशनल हिमालय इकोसिस्टम। आई होप दिस इज वेरी क्लियर फॉर यू। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू, इसमें से हमें बताना है कि क्या हमारा सही नहीं है। सबसे पहले बात की जा रही है, इन द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस पॉलिसी समथिंग इज एक्सेप्टेड एज ट्रू बिकॉज इट इज नॉट प्रूवन फॉल्स। तो यहाँ पर बात की जा रही है स्टूडेंट ऐसे स्टेटमेंट की कि जिसको आप गलत प्रूफ नहीं कर पाए हैं उसको आप सही मान लेंगे। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट। अगर कोर्ट में भी अगर बात की जाए कि एक व्यक्ति गिल्टी है, एक व्यक्ति गिल्टी नहीं है, ठीक है, अगर आप किसी को गिल्टी प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी किसी को क्या कहते हैं उसको, किसी को गिल्टी प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका नॉट गिल्टी हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी स्टेटमेंट, अगर आपकी कोई भी आर्ग्यूमेंट अगर वो नॉट ट्रू फॉल्स नॉट फॉल्स एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है, इसको प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं तो वो ट्रू एक्सेप्ट हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो ये नेक्स्ट आता है, इन हैस्टी जनरलाइजेशन पॉलिसी अ जनरल ट्रूथ इज अप्लाइड टू अ पर्टिकुलर केस इग्नोरिंग इट्स यूनिकनेस। यहाँ पर क्या बात की जा रही है स्टूडेंट, बहुत छोटे एग्जाम्पल से अगर आप कोई बड़ा कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि इन हैस्टी जनरलाइजेशन पॉलिसी a general truth is applied to a particular case ignoring its uniqueness। तो यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, आप कोई जनरल ट्रूथ को अप्लाई कर रहे हैं उसकी यूनिकनेस को हटाते हुए, ये आपका हैस्टी जनरलाइजेशन पॉलिसी है, नहीं, ये आपका हैस्टी जनरलाइजेशन नहीं होता है। हैस्टी जनरलाइजेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, हैस्टी जो आप प्रूफ इसमें क्या होता है, बहुत बड़े एग्जाम्पल से अगर आप कोई कंक्लूजन निकालना चाहते हैं वो होता है आपका हैस्टी जनरलाइजेशन। तो ये स्टेटमेंट तो आपका यहाँ पर गलत हो गया। नेक्स्ट आता है, इन बैगिंग द क्वेश्चन पॉलिसी एन इवेंट इज रॉन्गली एक्सेप्टेड एज द कॉज ऑफ सम अदर इवेंट। यहाँ पर बात बोली गई है कि अगर आपको कुछ प्रूव करना था और पहले से ही आप उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, ठीक है, आपने उसको पहले से ही मान लिया कि हाँ ये वाली चीज है, तो यहाँ पर क्या है, इन बैगिंग क्वेश्चन पॉलिसी में तो यही हो जाएगा ना, वो बैगिंग क्वेश्चन पॉलिसी ही होगा कि अगर आप किसी इवेंट को रॉन्गली एक्सेप्ट कर चुके हैं, पहले से ही आप मान चुके हैं कि वो गलत है, ठीक है, किसी व्यक्ति को प्रूफ वगैरह करने की बात ही नहीं है, आपने पहले से ही अपना माइंड मेकअप कर लिया कि हाँ ये गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है, तो आपको उसको प्रूफ करने में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वही आपका बैगिंग पॉलिसी कहलाता है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है, द पॉलिसी ऑफ सॉरी स्टूडेंट्स, ये वाला यहाँ पर आपका गलत हो जाता है। बैगिंग पॉलिसी आपका ये नहीं होता है, यहाँ पर एक इवेंट इज रॉन्गली एक्सेप्टेड एज द कॉज ऑफ सम अदर इवेंट, ये आपका यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट आपका कहता है बैगिंग सिचुएशन, आपका कहता है बैगिंग
क्वेश्चन पॉलिसी आपका कहता है कि अगर आप कुछ प्रूफ करना चाहते हैं और पहले से ही उसको कोई आप एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ ये वाला गलत है, तो आप उसको यहाँ पर प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो और यहाँ पर बोला एन इवेंट इज रॉन्गली एक्सेप्टेड एज द कॉज ऑफ सम अदर इवेंट, यहाँ पे बोला गया है किसी और इवेंट की वजह से आपका इवेंट फॉल्स हो रहा है, तो ये वाला तो आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। नेक्स्ट आता है द पॉलिसी ऑफ एम्फीबोली अकर्स इन आर्ग्यूइंग फ्रॉम प्रीमिसेस whose formulation are ambiguous because of their grammatical construction। यहाँ पे बोला गया है कि अगर किसी ग्रामर के कंफ्यूजन से अगर कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि आपको स्टेटमेंट दी गई है दैट फ्लाइंग प्लेन्स आर डेंजरस। अब इस स्टेटमेंट के दो मतलब हो सकते हैं। क्या? पहला है कि उड़ता हुआ प्लेन खतरनाक होता है, यानी कि डर लगता है उड़ते हुए प्लेन को देखकर। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया कि प्लेन उड़ाना खतरनाक होता है या प्लेन उड़ाने से डर लगता है। तो यहाँ पर एक ही ग्रामर यानी कि एक ही सेंटेंस के दो मतलब निकल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम ग्रामर से आप अलग अलग मिसपरसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि पॉलिसी ऑफ एम्फीबोली अकर्स इन आर्ग्यूइंग फ्रॉम प्रीमिसेस whose formulations are ambiguous because of their grammatical construction। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं पॉलिसी ऑफ एम्फीबोली। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर आपके रॉन्ग स्टेटमेंट्स हमें बताने हैं नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू यहाँ पर कौन कौन से हैं आपके? बी स्टेटमेंट गलत हो गया और सी स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एंड सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया है एक्टिव ऑडियंस थियरीज फोकस ऑन असेसिंग व्हाट। एक्टिव ऑडियंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर होता है कि आप एक्टिव ऑडियंस मीडिया को कैसे चूज कर रही है, कैसे अंडरस्टैंड कर रही है और कैसे उसको यूज कर रही है। यहाँ पर मीडिया का यूसेज बताया जा रहा है थ्रू देयर ऑडियंस। एक्टिव ऑडियंस जो है वो किस चीज पर फोकस कर रही है? इसका वो फोकस करती है व्हाट पीपल डू विद मीडिया, लोग कैसे मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं उस चीज पर। एक्टिव ऑडियंस थियरीज फोकस ऑन असेसिंग व्हाट पीपल डू विद मीडिया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोग यानी कि जो पीपल है वो मीडिया का यूज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, मीडिया डज विद पीपल नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव डज विद मीडिया नो, रेगुलेशंस इंपैक्ट मीडिया नहीं। यहाँ पर देखा जाता है पीपल डू विद मीडिया, यानी कि लोगों का कैसे यूजेज हो रहा है, कैसे अंडरस्टैंड हो रहा है, कैसे उसको चूज किया जा रहा है, कैसे अंडरस्टैंड किया जा रहा है मीडिया को। चलिए नेक्स्ट आता है आपका स्टूडेंट्स, एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑल स्टैंडअलोन टीचिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस। स्टूडेंट उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्टैंडअलोन टीचिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं। स्टूडेंट ये एक ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि बीएड इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कॉलेज जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको बीएड की ही एजुकेशन मिलती है, वो क्या हो जाएगा, वो होगा आपका स्टैंडअलोन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका स्टैंडअलोन हो गया। उसको कन्वर्ट किया जा रहा है मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट में। ये कौन सा इंस्टीट्यूट हो गया, जहां पर आपके बहुत सारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जैसे बीकॉम, बीए, बीटेक, बीबीए, बीएससी, ये सारे आपको वहां पे कोर्सेज प्रोवाइड किया जा रहे हैं। तो ये वाले कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट। तो जो हमारा एनईपी 2020 है उसका क्या मेन टारगेट है, उनका मानना है कि अब हमें जो स्टैंडअलोन इंस्टीट्यूट्स हैं उसको हमें कन्वर्ट करना है अब मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट में, और उसके लिए एनईपी 2020 के जो हमारा ये रेगुलेशन है उन्होंने एक लास्ट टारगेट दिया है 2030 तक का, 2030 तक एनईपी 2020 का ये टारगेट है कि जितने भी आपके स्टैंडअलोन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट में। यानी कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ बीएड की एजुकेशन मिलती थी, अब वहां पर आपको सभी की एजुकेशन, सभी कोर्सेज की एजुकेशन एक ही छत के नीचे आपको प्रोवाइड होगी। ये हमारे एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर आपका ये एक नई स्कीम लेकर आई गई है।
ठीक है, आई होप ये वाली चीज आपकी क्लियर हुई होगी। स्टूडेंट इसी पर बेस्ड आपके काफी सारे रूल्स आ सकते हैं, काफी सारे आपके यहाँ पर नई नई टेक्निक्स आ सकती है, नई क्वेश्चंस आपके यहाँ से क्रिएट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इन्हीं क्वेश्चन पर बेस्ड नहीं है, बल्कि इनसे रिलेटेड आपके फर्दर भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जिनसे आपके यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्रिएट हो सकती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए रेडी नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को रेडी कर रही हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल भी स्टूडेंट यहाँ पर लापरवाही नहीं करनी है। जो भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको बताई जा रही है उनको अपनी नोटबुक और पेन के साथ बिल्कुल नोट्स बनाते चलिए, बिल्कुल मिस नहीं करना है। एक भी छोटा सा की पॉइंट आपके एग्जाम में एक नंबर आपका लेकर आ सकता है। तो स्टूडेंट, और आपको पता होगा कि एग्जाम में एक एक नंबर आपका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी मेरिट एक नंबर से बन भी सकती है और मेरिट आपकी एक नंबर से गिर भी सकती है। तो आपको एक एक नंबर के लिए लड़ाई करनी है स्टूडेंट, एक एक नंबर के लिए आपको मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए फोकस करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कहता है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। यहाँ पर आपको असर्शन और रीजन दिए गए हैं। फर्स्ट असर्शन आपका क्या कहता है, द प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफर एन अप्रोच टू द मेजरमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी विच इज डिफरेंट फ्रॉम द सेल्फ डिस्क्रिप्टिव इन्वेंट्रीज। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या होती है। प्रोजेक्टिव टेक्निक में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पर्सन से सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बल्कि उनको कोई अनक्लियर स्टिमुलेशन दिया जाता है, यानी कि कोई भी अनक्लियर सिचुएशन दी जाती है और उसके अकॉर्डिंग उनका यहाँ पर रिस्पॉन्स देखा जाता है। जैसे पर्सन को कोई उनकी हिडन फीलिंग इनडायरेक्टली शो करने के लिए कहा जाता है। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी, कुछ कुछ होता है, देखी है ना, सभी ने देखी होगी, बहुत पुरानी मूवी है और बहुत फेमस भी मूवी रही है। कुछ कुछ होता है में जो हमारे शाहरुख खान जी थे, उनकी एक बेटी थी, छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी अंजलि। तो वो वहां पे एक गेम खेलती है अपने पापा के साथ, उनकी एक हिडन फीलिंग को बाहर निकालने के लिए। क्या गेम खेलती है कि आपको विद इन 5 सेकेंड किसी भी एक वर्ड से रिलेटेड दूसरा वर्ड आपको यहाँ पर बताना है, जो उस वर्ड के बाद आपके तुरंत दिमाग में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये उनकी एक प्रोजेक्शन टेक्निक लगाई गई थी जो उनकी अनक्लियर सिचुएशन को, अनक्लियर स्टिमुलस को बाहर निकालने के लिए की गई थी। वो यहाँ पर कोशिश कर रही थी उनकी ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी हिडन फीलिंग को बाहर निकालना, एक्सप्रेस करवाना जो वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है जहां पे पर्सन से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बल्कि अनक्लियर उनको सिचुएशन दी जाती है और उनसे उनकी रिस्पॉन्स देखा जाता है कि वो उस पर क्या प्रतिक्रिया देखते हैं। ठीक है, उसके बाद बात की जा रही है स्टूडेंट सेल्फ डिस्क्रिप्टिव इन्वेंटरीज की। ये क्या होता है, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव इन्वेंटरीज में पर्सन खुद अपने बारे में आंसर देता है। यहाँ पर्सन खुद अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है कि वो क्या करना चाहता है। ठीक है, द प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफर एन अप्रोच टू द मेजरमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी विच इज डिफरेंट फ्रॉम द सेल्फ डिस्क्रिप्टिव इन्वेंटरीज। बिल्कुल सही बात की गई है स्टूडेंट्स की, प्रोजेक्टिव टेक्निक आपकी ऑफर करती है अप्रोच को जहाँ पे पर्सनैलिटी को मेजर किया जाता है। बिल्कुल, प्रोजेक्टिव टेक्निक में हम किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को जज करते हैं और मेजर कर सकते हैं, और ये हमारे सेल्फ डिस्क्रिप्टिव इन्वेंटरी से डिफरेंट होता है। तो ये असर्शन आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाती है। रीजन आता है आपका, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव इन्वेंटरीज रिक्वायर द सब्जेक्ट टू डिस्क्राइब हिमसेल्फ और हरसेल्फ व्हाइल असेसिंग पर्सनैलिटी। बिल्कुल, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव इन्वेंटरीज में पर्सन अपनी पर्सनैलिटी को खुद एक्सप्लेन करता है, अपने बारे में खुद आंसर करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है, और साथ साथ जो आपका रीजन है वो आपके असर्शन को यहाँ पर डिफाइन भी करता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज both are correct and R is the correct explanation of A. चलिए, let's move to our next question. यहाँ पर आपको कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स दी गई है स्टूडेंट्स। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये चेक करना है कि ये स्टेटमेंट आपकी सही है या नहीं है। तो ये तो आपको सॉल्व करके देखना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी 1/4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 6। कीजिए इसको सॉल्व। तो 1/4 प्लस 1/20 प्लस 1/120। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, 120 आ जाएगा। करेंगे यहाँ पर 4 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 30। 20 से 120 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका, 6 आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 6 एंड 120 डिवाइड बाय 120 1 मल्टीप्लाइड बाय 1
दैट इज 1। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो गया 30 प्लस 6 36, 36 प्लस 1 37। तो 37 अपॉन 120। तो क्या आंसर दे रखा है? द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 37 अपॉन 120। बिल्कुल सही बताया गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाती है आपकी? बिल्कुल सही हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन 3, इसको इक्वल बताया गया है 4 अपॉन 5 के। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन 3, ये आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4, 4 डिवाइड बाय 3। अगेन सॉल्व कीजिए। 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 4। ये क्या हुआ स्टूडेंट? जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारी जो फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं। 2 2 जा, तो वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 3 1 जा 3 डिवाइड बाय 2। सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 1 जा 2, 2 प्लस 3 5, 5 डिवाइड बाय 2, दैट इज 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 5। सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 4 अपॉन 5, तो 5 1 जा 5, 5 प्लस 4 दैट इज 9 बाय 5। तो ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पर 9 बाय 5 आ रहा है और इसका इक्वल बताया गया है 4 अपॉन 5। तो ये तो आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत हो गया है। अब चलते हैं हम हमारे सी की तरफ। सी आपका क्या कहता है? इफ द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 7, यहाँ पर बोला गया है एवरेज नंबर है आपका 6 का, 7 बताया गया है। एंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज एवरेज ऑफ 3 नंबर ऑफ देम इज 5 एंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर इज 9। यहाँ पर आपको बोला गया है टोटल नंबर्स आपके यहाँ पर कितने बताए गए हैं? 6 बताए गए हैं। और यहाँ पर आपको पहले बोला गया, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको 6 नंबर्स बताए गए यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 हो जाएगा। ठीक है, वो इक्वल बताना है आपको 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 9। ये आपकी एक इक्वेशन रेडी हुई है। अब हमें देखना है कि क्या ये इसके इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 5 3 जा 15 प्लस 9 3 जा 27, 6 7 जा 42 इज इक्वल्स टू, इसको ऐड कर लीजिए, 7 प्लस 5 12 कैरी 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 4। तो क्या ये इक्वल आ रही है? बिल्कुल आ रही है, यानी कि आपकी सी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आई होप ये वाली चीजें आप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होती जा रही होंगी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हमारी फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ। स्टूडेंट अभी भी मैं आपको बोलती हूँ किसी भी स्टेटमेंट पे, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक पर अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो जस्ट कॉमेंट। ठीक है, आपको कमेंट करना है और हर एक चीज पे आपको देखते चलना है कि क्या आपका सही है। इफ 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, यहाँ पर बोला गया है कि 75% ऑफ एनी नंबर एडेड टू 75 देन द नंबर इज 300, वो 300 के इक्वल आ जाता है। देन द रिजल्ट इज नंबर इटसेल्फ। सॉल्व करके देख लेंगे, इसको कीजिए। 75 को यहां पर करेंगे 4 जा, यानी कि 3x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 225, 300 माइनस 75। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे 225 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 3, 3 से इसको कट करेंगे 3 7 जा एंड 3 5 जा, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 300। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है, यानी कि आपका डी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा ई पॉइंट पर। ई आपका कहता है यहाँ पर आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या आपका 9/31 है या नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9/31 को सबसे पहले यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। 9 डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, आपका 2 जा तक जाएगा ये। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 8 डेसिमल लगा हुआ है 0, 2 2 जा अरेंज, ये हमारा क्या आ गया? इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.22। हमें ज्यादा नहीं जाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ 2 डेसिमल तक ही जाना है उसका कैलकुलेशन करने के लिए।
उसके बाद आता है आपका 6/23, कीजिए 23 से 6 को डिवाइड कीजिए, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 1 जा जाएगा, नहीं 2 जा भी चला जाएगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 1, डेसिमल लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे, अप्रोक्स ये 6 तक चला जाएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.26। तो स्टूडेंट यहीं पर आपको पता चल रहा है कि आपने जब कंपैरिजन किया लार्जेस्ट फ्रैक्शन में, लार्जेस्ट फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि आपका ये वाला जो नंबर आया था ये सबसे बड़ा होना चाहिए था, ठीक है। क्या ये सबसे बड़ा है? नहीं है ना, ये यहीं पर आकर आपको 6/23 का जो फ्रैक्शन है वही आपका बड़ा हो गया है। तो क्या 9/23 आपका 9/31 आपका बड़ा है? आपको सारे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको जिस फ्रैक्शन में आके आपका आंसर सही मिल जाता है वहीं पे आपको वहीं रुक जाना है, आगे बढ़ना ही नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही है आपका A, C and D, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स ये जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है, अभी तक हमने हमारे 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, रिमेनिंग 10 क्वेश्चन अभी हमारे बाकी हैं जो हमें आज की क्लास में अपने सॉल्व करने हैं। आई होप आपको जो हमारी सीक्वेंस चल रही है, जो हमारा प्रोसेस चल रहा है, वो सारा प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है स्टूडेंट्स तो वहीं कमेंट कर दीजिए, जो भी डाउट्स है, जो भी आप चाहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया जाए, या किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको ये लग रहा है कि अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो प्लीज डू कॉमेंट, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द पॉलिसी हेत्वाभक्षा एंड सत्य प्रतिपक्षा करेक्टली। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस पॉलिसी को समझने के लिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि हेत्वाभक्षा क्या होता है। हेत्वाभक्षा को समझने से पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हेत्वाभक्षा को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि हेतु प्लस अभक्षा। अभक्षा हेतु की बात करें स्टूडेंट्स तो हेतु आपका क्या होता है? हेतु का मतलब होता है रीजन, कोई भी रीजन, जब भी हम किसी भी चीज को रीजन को एक्सप्लेन करना है। और अभक्षा का मतलब क्या हो गया? देखने वाला। ये क्या हो गया आपका? देखने वाला। यानी कि इसका क्या मतलब है? हेतु अभक्षा का मतलब क्या हो गया? हेतु अभक्षा का मतलब है कि जो हमारा एक्चुअली रीजन को सही तरीके से देखने वाला, सही लगे लेकिन एक्चुअली वो आपका गलत हो। इसका मतलब क्या है? रीजन आपका ऐसा है, हेतु अभक्षा का मतलब हो गया है कि रीजन को ऐसे देखने वाला कि सामने से तो वो लगे कि वो सही है लेकिन एक्चुअली वो हमारा गलत हो, ठीक है। हेतु अभक्षा का मतलब क्या हो गया कि रीजन तो हमारा देखने में सही लग रहा है लेकिन एक्चुअली वो हमारा गलत है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे सत्य प्रतिपक्षा के बारे में, तो सत्य प्रतिपक्षा को भी हम यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि सत्य और प्रतिपक्षा। सत्य का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सत्य का मतलब होता है कोई भी चीज वैलिड होना, और प्रतिपक्षा का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कोई भी अपोजिट आर्गुमेंट। इसका मतलब क्या हो गया? अगर कोई भी दो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, अ पर्सन ए है, ये एक पर्सन ए हो गया और ये एक पर्सन बी हो गया, इन दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट चल रही है। ए पर्सन ने कोई अपना इन्फ्लुएंस रखा है, ठीक है, यही कह दीजिए अपना कोई भी मत रखा है, और बी ने अपोजिट उसका कोई भी मत रख दिया है, इस इन्फ्लुएंस का जस्ट अपोजिट रख दिया है, और साथ साथ उसने ये देखा है कि जो अपोजिट इन्फ्लुएंस आया है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया कंपेयर टू पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो यही हमारा क्या है? यही हमारा सत्य प्रतिपक्षा हो जाएगा, जहां पर हमारा दोनों तरफ के इन्फ्लुएंस आ गए हैं और एक इन्फ्लुएंस दूसरे इन्फ्लुएंस को चैलेंज कर रहा है, यही हमारा क्या होगा? यही हमारा सत्य प्रतिपक्षा हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको पहले हेतु अभक्षा और सत्य प्रतिपक्षा ये सबसे पहले क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं इसके बारे में। अब ये हो क्या रहा है, यानी कि हेतु अभक्षा क्या कह रहा है और सत्य प्रतिपक्षा क्या कह रहा है। A policy where an influence is contradicted by perception or some other non-inferential pramana, नहीं, यहाँ पे contradicted नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो influences के बारे में बात हो रही है। A policy where one inference is contradicted by another inference, बिल्कुल सही बात की गई है स्टूडेंट। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक inference से दूसरा जो इन्फ्लुएंस है हमारा उसको कॉन्ट्रोडिक्ट किया जा रहा है,
उसके मतलब अपोजिट बात की जा रही है। तो यहाँ पे हमारी हेतु अभक्षा और सत प्रतिपक्षा में यही स्टेटमेंट दिया गया है और यही पॉलिसी हमारी उसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर रही है। स्टूडेंट्स, अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ, अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो प्लीज डू कमेंट। और स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि ये जो हमारी क्लासेस है, जो हमारी एक्सप्लेनेशन है, ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड यानी कि आपके एग्जाम जो आपका टारगेट है JRF का, उसको अचीव करने में आपकी थोड़ी सी भी मदद कर रही है, तो स्टूडेंट्स प्लीज 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 हमें कमेंट जरूर कीजिए। अपने जो इम्पोर्टेंट फीडबैक्स हैं वो हमारे साथ शेयर कीजिए। और स्टूडेंट्स, जो आपके साथ आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं आपके UGC नेट के लिए, उनके साथ भी ये वीडियो स्टूडेंट्स प्लीज डू शेयर विद ऑल ऑफ देम। चलिए स्टूडेंट, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, यहाँ पर आ गए हैं स्टूडेंट्स आपके टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की बात की जा रही है। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उन्होंने बोला है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्टूडेंट साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में यहाँ पर बताया गया है कि इस थियरी में आपके जो है, ये थियरी आपको सिमंड फ्रेंड ने दी है। और ये जो यहाँ पर जो फ्रेंड है वो आपके डेवलपमेंट के काफी सारे स्टेजेस को बता चुके हैं, जिसमें से एक आपकी अनल स्टेज भी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपके फिजियो सोशल डेवलपमेंट के ऊपर। तो फिजियो सोशल डेवलपमेंट में स्टूडेंट हमारी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर जो पर्सन होता है वो अपनी पहचान को एज अ कंफ्यूजन क्रिएट करता है, यानी कि वो अपनी पहचान को बताता तो है लेकिन अपनी फ्यूचर कॉन्सेप्ट के लिए वो कंफ्यूज रहता है। जैसे एक छोटे से बच्चे से पूछा गया कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, उसने कहा मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ। उसने बोल तो दिया कि मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ, लेकिन वो अपने इस स्टेटमेंट से कंफ्यूज है कि क्या मैं एक्चुअली एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ। यही आपका क्या है, यही आपका आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग रहता है, यानी कि वो अपने एक कंक्लूजन को, आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करना चाहता है लेकिन वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाता है और वो उसको सही तरीके से यहाँ पे बता नहीं पाता है। मतलब पहले उसे ये बताना है कि मतलब वो पहले तो एक संभावना क्रिएट करता है और उसके बाद लॉजिक को कंक्लूड करता है। जैसे कि अब यहाँ पर स्टूडेंट, जैसे कि आप हो गए, अब आप यहाँ पर अपना कंक्लूजन आपने यहाँ पर पहले बोला कि मैं 5 घंटे तैयारी करूंगा, मैं 5 घंटे रोज पढ़ाई करूंगा, एक कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करूंगा, और लास्ट में आपने कहा अगर मैं 5 घंटे तैयारी करूंगा तो मेरा JRF टारगेट अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पर आपने अपनी पहले हाइपोथेटिकल कंक्लूजन किया कि पहले अगर मैं पढ़ा तो या तो मैं JRF को क्रैक करूंगा या नहीं करूंगा। यहाँ आपने अपनी हाइपोथेसिस क्रिएट कर दी, एक नल कर दी, एक अवॉइड कर दी, और उस पर आपने अपनी एक डिडक्टिव रीजनिंग भी दे दी कि अगर मैं 5 घंटे तैयारी करूंगा तो मैं मार्क्स अच्छे लेकर आ ही जाऊंगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाएगा। उसके बाद आता है आपका मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट में आपका क्या है, रिजॉल्विंग एथिकल डिलेमा को एक्सप्रेस करता है। यहाँ पर वो मोरल डेवलपमेंट को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, मोरल डेवलपमेंट में वो यह बताता है कि व्यक्ति सही या गलत का निर्णय कैसे लेना सीखता है। एथिकल डिलेमा में वो 2 स्टेटमेंट को यहाँ पर 2 विकल्पों में यहाँ पे वो सही तरीके से मुश्किल से एक्सप्लेन करता है, मतलब उनके बीच में कंपैरिजन करता है। कैसे कंपैरिजन करता है स्टूडेंट्स, अब जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि अगर मैंने इस वक्त, वो ड्राइव कर रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर ड्राइव करते हुए ये उसकी एक कार आ रही है, ठीक है, मैंने ऐसे ही बना दी है स्टूडेंट, मेरे पे ज्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं आती है। ये एक आपकी क्या कार है, आप कार ड्राइव कर रहे हैं और यहाँ पर सामने एक आपका छोटा सा बच्चा आ जाता है जो कि गेम खेल रहा है। ठीक है, अब उसके अपोजिट में यहाँ पर एक पोल खड़ा हुआ है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है। ठीक है, या तो मैं ओवरटेक, मतलब या तो मैं ओवर स्पीड या फिर रॉन्ग डायरेक्शन में जाके इस बच्चे की जिंदगी बचाऊं और इस पोल में जाके टकरा दूं, या फिर मैं नियमों का पालन करते हुए इस बच्चे को उड़ा दूं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको अपनी लॉजिकल रीजनिंग के साथ आपको अपनी लॉजिकल यानी कि मोरल डेवलपमेंट भी लगाना है कि यहाँ पर आपका मोरलिटी क्या कहती है कि मुझे बच्चे को बचाना ज्यादा जरूरी है, पोल को उड़ाना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मुझे यहाँ पर अपने नियमों का पालन नहीं करना है, मुझे यहाँ पर क्या करना है, बच्चे की जिंदगी बचानी है। तो यही आपका क्या कहते हैं, यही आपका मोरल डेवलपमेंट कहलाता है, यानी कि रिजॉल्विंग एथिकल डिलेमा कहलाता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, इसी के भी पे हम यहाँ पर मैचिंग कर देते हैं। ए आपका क्या है, ए आपका हो गया बी के साथ, मतलब 2 के साथ कनेक्ट, तो ए का हो गया 2, ये हो जाएगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये हो जाएगा।
बात करते हैं हम बी की, तो बी का हो जाएगा 1। बी के 1 की अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन ये स्टेटमेंट वैसे गलत हो गई है, ये गलत हो गई है, तो ये स्टेटमेंट यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर बात आती है आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस इन सर्वे रिसर्च। स्टूडेंट यहां पर बात की जा रही है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की। स्टूडेंट आपके पास जब भी हम किसी भी क्वेश्चन सर्वे करते हैं तो वहां पे आपके दो तरीके के आपके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक तो आते हैं आपके पास नेम, ऐसे आ जाता है सामने आपके पास डैश, उसके बाद आते हैं जैसे यहाँ पे लिख देगा आपका जेंडर, तो जेंडर में एक होता है आपका मेल और साथ में आपके पास बॉक्स बना होता है, एक होता है आपका फीमेल। यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन लिखा होता है। अब आपके पास क्या है, ये जो आपका नेम का ऑप्शन है, ये जो आपका सर्वे है, दिस इज कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ये क्या होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। और ये वाला जो स्टेटमेंट, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, दिस इज कॉल्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, ये कौन से हो गए, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हो गए। इसका मतलब क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन में आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी आंसर भर सकते हैं, कितना भी बड़ा आप आंसर भर सकते हैं, आपके पास यहाँ पर चॉइस होती है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है, आपके पास सिलेक्टेड आंसर्स होते हैं, आपको उसी में से चूज करना होता है। तो या तो आप मेल हो सकता है या आप फीमेल हो सकते हैं, आप तीसरा कोई और ऑप्शन नहीं चूज कर सकते क्योंकि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज इजी टू प्रोसेस आंसर। बिल्कुल ये ज्यादा इजी रहता है प्रोसेस क्योंकि जल्दी भी हो जाता है। रिस्पोंडेंट कैन आंसर इन देयर ओन टर्म्स, नहीं, जब हम क्लोज एंडेड की बात करते हैं तो यहाँ पे रिस्पोंडेंट अपनी मर्जी से कोई आंसर को चूज नहीं कर सकता है। दे आर इजी फॉर द रिस्पोंडेंट टू कंप्लीट, बिल्कुल रिस्पोंडेंट के लिए इजी रहता है क्योंकि फटाफट फटाफट से हो जाते हैं। दे अलाउ अनयूजुअल रिस्पॉन्सेज टू बी डिलीवर्ड, नहीं, यहाँ पे अनयूजुअल रिस्पॉन्सेज यानी कि अपनी मर्जी से आप कोई भी अपना आंसर डिलीवर नहीं कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ए एंड सी, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट यहाँ पर बात की गई है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं स्टूडेंट, जो भी आपके कंप्यूटर में कोई भी आपकी एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए होते हैं, यानी कि एप्लीकेशंस पे जब आप वर्क करते हैं। ऐप तो सभी को पता होगा, सभी के सब अपने अपने फोन में एंड्रॉयड फोन चला रहे होंगे, कोई एप्पल फोन चला रहा होगा, यानी कि स्मार्टफोन चला रहे हैं सभी। स्मार्टफोन भी क्या हो चुका है, आपका एक तरीके से मिनी कंप्यूटर ही हो चुका है। ठीक है, तो आपके स्मार्टफोन में आपके बहुत सारे तरीके की अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि आपकी जो भी आपकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को जो फुलफिल करने के लिए जो भी आपके सॉफ्टवेयर यूज किए जा रहे हैं, दोज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहला है आपका स्प्रेडशीट। बिल्कुल, स्प्रेडशीट क्या हो गया, एमएस एक्सेल आपकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, तो ये आपका बिल्कुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। वर्ड सॉफ्टवेयर, बिल्कुल कोई भी डेटा अगर आप टाइप करना चाहते हैं, कोई भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, वर्ड प्रोसेसर हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टूडेंट्स ये क्या है, ये कोई भी आपकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए नहीं है, इसको आप कोई भी यूज नहीं कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है और इसको एक सिस्टम स्पेशलिस्ट ही एक्टिवेट कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। डेटाबेस, डेटाबेस क्या हो जाता है स्टूडेंट, ये आपकी एडिटिंग के लिए होता है, कोई भी आपकी कोई भी कह देंगे अगर आपकी फोटो एडिटिंग करनी हो या फोटोशॉप अगर करना हो तो उसमें आपका यूज होता है, यानी कि ये भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाता है। कंपाइलर क्या होता है स्टूडेंट, कंपाइलर होता है जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये एक तरह से आपका ट्रांसलेटर होता है। ठीक है, जो आपका लाइन बाय लाइन पूरा का पूरा पैसेज को कन्वर्ट कर देता है टू द डिफरेंट लैंग्वेज, लेकिन ये कंप्यूटर के लिए काम करता है, ये किसी पर्सन के लिए काम नहीं करता है, तो इसलिए क्या होता है, ये भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर आपके सही आंसर क्या हो जाएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, ए, बी एंड डी, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजरमेंट वैलिडिटी प्राइमरी रिलेट्स टू, स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है मेजरमेंट की। मेजरमेंट का मतलब क्या हो गया, कुछ भी मापना। ठीक है, अब मापना किस में जाता है, मेजर आप किस में करना चाहते हैं, क्वालिटेटिव में आप क्या मेजर करेंगे, क्वालिटेटिव में तो आप किसी की फीलिंग्स को देख रहे हैं, आप उसको फीलिंग्स को क्या मेजर कर सकते हैं किसी क्वालिटेटिव टर्म में, नहीं।
नहीं किया जा सकता। क्वांटिटेटिव रिसर्च, बिल्कुल क्वांटिटेटिव रिसर्च में ही आप क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इंटरप्रेटिज्म में नहीं करते हैं, कंस्ट्रक्शनिज्म में भी आप ये मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मेजर आप सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव रिसर्च में ही कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, आपको मैच करना है, फिर से मैचिंग आ गया है आपके सामने। यहाँ पर आता है आपका पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंटरवेइंग वेरिएबल्स, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, और उनको आपको मैच करना है। आउटकम वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, स्प्यूरियस वेरिएबल स्टैंड बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। तो यहाँ पर हमारे जैसे पूछा गया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, तो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं जिसको रिसर्चर कंट्रोल या फिर मैनिपुलेट कर सकता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि आप समझ ही रहे हैं कि इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे वेरिएबल से डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, तो इसको हम अपनी तरीके से रिसर्चर जो है वो अपने अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये क्या हो गया, कंट्रोल वेरिएबल हो गया, ये आपका सही हो गया। उसके बाद है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल है स्टूडेंट, डिपेंडेंट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सिंपल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल तो रिजल्ट निकाल कर दिखाता है, यानी कि आउटकम वेरिएबल होते हैं ये आपके। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इंटरवेइंग वेरिएबल की। तो इंटरवेइंग वेरिएबल क्या होते हैं स्टूडेंट, ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ये आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में आते हैं और ये एक्सप्लेन करते हैं कि किसका इफेक्ट किस पर ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है। यानी कि ये स्टैंड बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। उसके बाद लास्ट आता है आपका कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं जो एक्स्ट्रा वेरिएबल जो रिजल्ट को गलत इफेक्ट डालते हैं, यानी कि ये एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं जो हमारे रिजल्ट को मैनिपुलेट कर देते हैं, यानी कि इफेक्ट डाल देते हैं, यानी कि उसको गलत तरीके से लेकर चले जाते हैं, यानी कि स्पूरियस वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए का B2 है, ए का 2 ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। बी का 1 है, बी का 1 ये वाला भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट यहाँ पर फिर से आपका एक न्यूमेरिक क्वेश्चन आ जाता है जहां पर आपको सक्सेसिव डिस्काउंट्स के बारे में बताना है। स्टूडेंट सक्सेसिव डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, इसको सॉल्व करने की एक बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक होती है। क्या होती है, यहाँ पर आपको रखना है -a - b प्लस AB अपॉन 100। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, ये डिस्काउंट के लिए होता है स्टूडेंट। डिस्काउंट के टाइम पे आपको माइनस रखना है, यानी कि अगर कोई भी परसेंटेज आपकी गिवन है तो परसेंटेज के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना है और आपका डिस्काउंट है यानी कि डिक्रीज हो रहा है तो माइनस कर दीजिए, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस कर दीजिए। अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो यहाँ पर ए को प्लस कर दीजिएगा, यानी कि जो भी होगा आपका उसको प्लस कर दीजिएगा, डिक्रीज हो रहा होगा तो माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको सक्सेसिव डिस्काउंट पहले दिए हैं -10 -15 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइड बाय 100। बस सॉल्व कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस के 25 प्लस 150 डिवाइड बाय 100 दैट मीन्स -25 प्लस के 1.5 वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस के 23.5। मैच कर दीजिए, ये हो गया आपका सही आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए का क्या आ रहा है 3, ए का 3, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी ट्राई करके देखिएगा स्टूडेंट, सारे ऑप्शंस आपके ऐसे ही निकलते चले जाएंगे और बिल्कुल सही निकलेंगे। आपको यहाँ पर करना क्या है, इसको ट्राई करना है और अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी डाउट लगता है, कैलकुलेशन मिस्टेक आती है, कुछ भी होता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल अलग से करवाऊंगी, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर फिर से हमारी एनईपी के बारे में आ जाता है। एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विजुअलाइज रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज। यहाँ पर बोला गया है जो हमारी एनईपी 2020 है वो चाहती है कि यूनिवर्सिटीज में सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाया ही नहीं जाए बल्कि आपको रिसर्च भी करवाई जाए, ठीक है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है स्टूडेंट। एनईपी का 2020 का हमारा ये स्टेटमेंट आया है कि वो आपके सामने वाली बात रखना चाहती है कि हर यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया ही ना जाए, आपके साथ रिसर्च भी करवाई जाए, आपको नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेट भी करवाया जाए। नेक्स्ट आता है रीजन एनईपी 2020 एडवाइज्ड envisioned universities as a plane which lays equal emphasis on teaching and research। बिल्कुल सही बात की गई है स्टूडेंट्स। एनईपी 2020 यूनिवर्सिटीज ये बताती है कि टीचिंग और रिसर्च दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्लासेस लेना इनफ नहीं है, आपको नॉलेज क्रिएट करना भी सिखाया जाए, ये भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेटमेंट भी स्टूडेंट आपके बिल्कुल सही है और साथ साथ रीजन आपके असर्शन को यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट फिर से हमारे पास मैचिंग आ गई है।
सबसे पहले आपको बताया गया है एस्थेटिक आर्टिस्टिक के बारे में बताया गया है, सिंपल साइंस रिलेटेड बताना है, इवेंट प्रोसेस थियरी बतानी है और साथ साथ आपको यहाँ पर क्रिटिकल के बारे में बताना है। तो यहाँ पर आपको एक लिंक स्टैब्लिश करना है स्टूडेंट। सबसे पहला आता है हमारे एस्थेटिक और आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कौन होते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पर हम बता रहे हैं अगर considering communication as logical thinking in relation to dominant ideological forces। यहाँ पे अगर बात की जा रही है स्टूडेंट सबसे पहले, तो यहाँ पर अगर हम कम्युनिकेशन को एक लॉजिकल थिंकिंग में और साथ साथ एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी के साथ अगर हम लेकर जा रहे हैं, डोमिनेंट आइडियोलॉजी के साथ अगर हम इसको लेकर जा रहे हैं स्टूडेंट, तो ये क्या होगा? ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होगी। ठीक है, जब डोमिनेंट की बात आ जाती है तो वो आपका क्रिटिकल हो जाता है। ठीक है, जहां पर भी डोमिनेंट हो जाएगा, देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई भी दबावदार अगर कोई भी चीज होगी, कोई भी एक चीज आप पर अगर दबाव डालकर की जा रही तो आपके साथ क्रिटिकल थिंकिंग ही हो जाएगी, आप उसके बारे में बहुत ही मुश्किल से सोच पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंसीडरिंग कम्युनिकेशन एज द एबिलिटी टू एक्सपीरियंस रियलिटी थ्रू ऑथेंटिक डायलॉग। यहाँ पर किस चीज की बात कर रही है? एक ऑथेंटिक डायलॉग के बारे में बात की जा रही है। तो ऑथेंटिक डायलॉग आपका क्या हो जाएगा? जहां पर भी कम्युनिकेशन को, रियलिटी को एक्सप्लेन और एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, जहां पर भी कम्युनिकेशन से रियलिटी को एक्सप्लेन किया जा रहा है या फिर एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो वो क्या है? वो आपका क्या हो गया? वो आपका एक इवेंट प्रोसेस हो गया है, इवेंट प्रोसेस थियरी हो गया है। तो ये आपका इसके साथ हो जाएगा। कंसीडरिंग कम्युनिकेशन एज अ प्रैक्टिकल आर्ट। स्टूडेंट, जब भी हम कम्युनिकेशन को एक कला के रूप में मानते हैं, देखिए हर कोई कहता है कि कम्युनिकेशन एक कला है, एक आर्ट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये आपकी प्रैक्टिकल आर्ट है। तो प्रैक्टिकल आर्ट आपका क्या हो गया? आर्टिस्ट हो गया ना। ठीक है, प्रैक्टिकल आर्ट यानी कि अगर कोई भी कला की बात हो रही है तो वो तो आर्टिस्ट ही हो जाएगा ना। उसके बाद है कंसीडरिंग कम्युनिकेशन एज द अटैचमेंट ऑफ इंटरसब्जेक्टिव मीनिंग थ्रू सिंबल्स। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है सिंबॉलिक का मतलब हो गया यानी कि साइंस या फिर सिंबल से मीनिंग बनाना। ठीक है, तो वो क्या हो गया? सिंबल साइंस रिलेटेड हो गया है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका 3 के साथ, 3 ये वाला गलत, ये वाला गलत। बी हो जाएगा आपका 4 के साथ, तो ये वाला भी गलत और ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर आपका। चलिए चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने हमारे 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। प्रीवियस क्लास में हम अपने 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे और रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज अब डिस्कस करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन को आज की क्लास के। सबसे पहले हमें करना है अरेंज द फॉलोइंग ग्रीन हाउसेज गैसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइफ टाइम इन द अर्थ एटमोस्फेयर। तो यहाँ पर हमें देखना है उनकी अर्थ पर कितना टाइम वो स्टे कर सकती हैं। सबसे पहले आता है S56 यानी कि ये क्या हो गया आपका? सल्फर हेक्साऑक्साइड। ये क्या होती है स्टूडेंट? ये सल्फर हेक्साऑक्साइड अर्थ पर अराउंड मोर देन 3000 ईयर्स तक रहती है। अराउंड 3000 प्लस ईयर्स ये अर्थ पर सरवाइव करती है। N2O का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। ये अराउंड 100 ईयर्स तक अर्थ पर सरवाइव करती है, अराउंड 100 प्लस ईयर्स। H2O वेपर हो जाती है यानी कि कुछ दिनों तक ही स्टे करती है। कैसे स्टे करती है कुछ दिनों तक? बारिश हुई, बारिश का पानी सड़कों पर आ गया, जहां धूप निकली सारा पानी हो जाता है ना, तो वो क्या है? H2O। CH4 क्या हो गया स्टूडेंट? आपका मीथेन। मीथेन अराउंड 12 ईयर्स तक अर्थ पर रहता है, अराउंड 12 ईयर्स तक ये अर्थ पर स्टे करता है। तो अब हमें यहाँ पर इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हो गया जिसका सबसे कम स्टे होगा वो सबसे पहले होगा, यानी कि आपका H2O सबसे पहले, उसके बाद CH4 यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा आपका, उसके बाद आपका आएगा N2O दैट इज ऑप्शन बी, और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि CDBA दैट मींस ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको जो हमारा आज का सेशन रहा है, हमारे आज के 20 क्वेश्चंस रहे हैं वो आपको समझ में आए होंगे, मजा आया होगा उनको करने में।
अब आपको करना क्या है, अब आपको ये बताना है हमारे कमेंट में कि आउट ऑफ 20 आपने विदाउट एक्सप्लेनेशन कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया था, कितने क्वेश्चंस आपके ऐसे थे जिनको आपको समझने के लिए मेरी एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं थी और जिनके बारे में आपको पहले से ही पता था। और अगर आपको ये वाली वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज स्टूडेंट्स कमेंट करना है, लाइक करना है और शेयर करना है इसी वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो आप ही के साथ तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की किसी भी पेपर की, क्योंकि पेपर 1 तो आपका कॉमन रहता है। तो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए और समझते रहिए हमारे साथ, आपके यूजीसी नेट की तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू।